लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 5 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। अपना लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है? लाइफ इंश्योरेंस होती है कि अपनी हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि जब भी मेरी डेथ हो तो मेरी फैमिली को या मेरी नॉमिनी को एक अमाउंट दे दी जाए, सो दैट कि वो अपना फाइनेंशियल जो है कोई भी कॉन्स्टेंट उन पे ना आए और वो अपना इंडिपेंडेंट रह सकें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रह सके। या फिर मेरी मेच्योरिटी में मुझे पॉलिसी खत्म होने पे मेरे को एक पैसा अमाउंट मिल जाए, जो सो दैट कि मैं उससे अपना नेक्स्ट अपना फ्यूचर दे प्लान कर सकूं। बेसिक थ्रेट्स लाइफ के लिए कौन कौन सी हैं? एक तो है क्रिटिकल इलनेस या फिर इलनेस। कोई भी इलनेस हो सकती है, ये अपना कैंसर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइव कर जाते हो एक्सीडेंट में तो उस केस में कोई मेडिकल रीजंस हो जाते हैं। डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट या फिर टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी है तो इसमें क्या हो गया कि फ्रैक्चर हुआ और ठीक हो गया, विद इन 15 डेज भी ठीक हो जाता है फ्रैक्चर, और 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, कई केसेस में तो 6 मंथ्स या 1 ईयर भी लग जाता है। और ओल्ड एज जैसे कि रिटायरमेंट, आपने बागवान मूवी देखी होगी, उसमें आपको मालूम ही है कि किस तरह से प्रॉब्लम आई थी दोनों कपल को, और उनके बच्चे उनके किस तरह से फाइनेंशियली अनस्टेबल थे कि वो नहीं कह रहे थे कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते 6 6 मंथ्स के लिए, आप एक एक करके हमारे साथ रह लो। देन इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो हमारे नॉमिनीज या हमारी फैमिली को फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं वो ना आए। तो इसलिए हम अपना जो हमारे ऊपर फाइनेंशियली ब्रेड विनर के ऊपर डिपेंडेंट है फैमिली, वो उस तरह से डिपेंडेंट ना रहे और उनको दीवार मूवी वाला केस ना हो जिसमें कि एक बच्चे को और मदर को मदर लोगों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और बच्चा जो है वो शू पॉलिश कर रहा है। तो ये सब कॉन्स्टेंट्स ना आए, इस चीज को हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। रीजंस टू बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फैमिली अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। नंबर टू, लोन्स या डेब्ट्स जो हैं उसकी वजह से भी अगर घर ना बेचना पड़े या फिर प्रॉपर्टी या फिर फैक्ट्री ना बेचनी पड़े, उस केस के लिए भी हम अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। नंबर 3 है डिसेबिलिटी, यहाँ पे टर्मिनल इलनेसेस जो होती हैं उनकी वजह से हमारी फैमिली जो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स उनको फेस करने पड़े। और फोर्थ आ जाता है रेगुलर पेमेंट पे आउट फॉर फैमिली व्हेन यू आर नॉट अराउंड, कि ठीक है सब कुछ आपने लोन नहीं लिया हुआ, आपने कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई, मगर नेचुरल डेथ हो गई। नेचुरल डेथ के केस में भी क्या होगा कि जो इनकम आपसे आ रही थी फैमिली को वो आनी बंद हो जाती है, तो वो आप 5 लाख हो गई, मिनिमम से मिनिमम 5 लाख हो गई पर एनम, और या फिर 50 लाख भी हो सकती है, 5 करोड़ भी हो सकती है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना था फैमिली ने आपके होते हुए, वो मेंटेन करने में मुश्किल आ जाती है। तो इस केस में हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस वी हैव डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स। हमें अपनी फाइनेंशियल प्लान उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब जब यंग हैं आप तो अपना बिलो 30 हैं, तब उस केस में हमारे को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी एजुकेशन मोस्टली कंप्लीट कर चुके होते हैं अप टू द एज ऑफ 25। मूविंग अप टू 31 and 40, जब हमारी आज की डेट में जैसे कि लेटेस्ट जो है ट्रेंड वो है 31 to 40 के बीच में बच्चों की मैरिज हो रही है और उनके बच्चे हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट उनकी अपने कपल्स जो है अपनी फैमिली प्लान करना शुरू कर देते हैं। 41 to 60 के बीच में उनके जो बच्चे हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 18 से 20 साल की उम्र में, या उनकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हाई पे होती हैं एट द टाइम ऑफ उनके बच्चों की, जब उनकी एज 1 से 60 के बीच में होगी। और आफ्टर 60 जो है अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं, सो दैट कि उनके जो रिटायरमेंट के जो सपने हैं, अपना अपना कपल जो है वो घूमना फिरना चाहे, या बिकॉज सारी उम्र जॉब कर रही होती है तो इतना टाइम नहीं निकाल पाते बच्चों के उसमें, तो अपना रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपना प्लान कर सके अकॉर्डिंगली, कि घूम फिर सकें और अपना फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास घूमने जा सकें, या फिर कोई अगर प्लेसेस पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर घूमना, पर्टिकुलर प्लेसेस पे घूमना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, तीर्थ स्थान हो गए या फिर वैसे ही कुछ लोगों को होता है कि हॉलीडेज करने हैं, तो अपना हम रिटायरमेंट के बात करेंगे। Then, what is life insurance? It provides us life cover, tax benefits under Section 80C, financial safety to the family, secure your future for your hard times, पीस ऑफ माइंड कि हाँ मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ही है, तो एंड ग्रेट रिटर्न बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग योर कॉर्पस।
ठीक है। मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, नंबर वन पे आता है 84% जो है कि फाइनल एक्सपेंसेस के टाइम पे जो मेरी फैमिली है वो पीछे ना हटे और वो कहे कि हाँ कि हम इनका अंतिम संस्कार या फिर बाकी जो फाइनल रिचुअल्स हैं वो कर देंगे। ठीक है, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी से इतने पैसे मिल ही जाएंगे। नंबर टू होता है कि वेल्थ ट्रांसफर। वेल्थ ट्रांसफर पे आता है कि जो पहले के टाइम पे लोग थे कि वो कहते थे कि हाँ मैं अपने बच्चों को ये वेल्थ ट्रांसफर करके जाना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई लव माई फैमिली। इनकम रिप्लेसमेंट 62% है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरी एब्सेंस में ये एक इनकम जो है वो आती रहे। 50% फॉर टू पे ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, या मैं लोन्स ले रखे हैं, हाउसिंग लोन या फिर गाड़ियों के ऊपर लोन या फिर अदरवाइज पर्सनल लोन्स ले रखे हैं, तो वो या फिर अपने फैक्ट्री या अपने बिजनेस के ऊपर लोन्स ले रखे हैं, तो उस केस में भी आपको जो लोन्स हैं, जो 50% लोग हैं क्या कहते हैं कि ये जो लोन है मैंने अमाउंट ली हुई है ये पे आउट हो जाएगी थ्रू द इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड देन 57% लोग जो हैं वो अपने रिटायरमेंट के लिए एक सप्लीमेंट जोड़ के रखते हैं कि अगर मैं जोड़ नहीं पाया पैसे या जो भी पैसे हैं फंड्स हैं मैंने इकट्ठे किए हुए हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो उस केस में रिटायरमेंट के में मेरे पास इतना फंड इस पॉलिसी से आ ही जाएगा। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ मिस्टर मेहता की, जिनकी एनुअल इनकम थी 10 लाख रुपए। उनके दो बच्चे थे। ठीक है, बहुत छोटा सा परिवार था और उन्होंने एक क्या किया, 30 ईयर्स की एज पे एक पॉलिसी खरीदी थी 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए की जो पॉलिसी खरीदी थी उसका प्रीमियम मंथली जा रहा था 750 रुपये। साढ़े और उनको 2 साल के 5 साल के बाद हो गया लंग कैंसर। उन्हें जबकि वो स्मोकिंग की हिस्ट्री भी नहीं थी, तब भी उनको पैसिव स्मोकर को जल्दी हो जाता है, तो वो एक्टिव स्मोकर भी नहीं थे, उनको लंग कैंसर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनको डेथ हो गई लेटर ऑन, और इन टू आफ्टर 2 इयर्स एंड 2000 उनकी फैमिली ने क्या किया कि क्लेम के लिए फाइल किया कि इनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी 1 करोड़ रुपए की, और वो वहाँ पे उनको 2017 में क्लेम मिल गया। और बिकॉज वो पैसिव एक्टिव स्मोकर नहीं थे, पैसिव स्मोकर थे, तो उनका क्लेम जो था पे आउट हो गया कि उनकी पॉलिसी में कोई भी फ्लॉज नहीं थे। ठीक है, तो उनकी फैमिली अब क्या है कि अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी दोबारा से, और इंस्टेबिलिटी उसकी खत्म हो गई बिकॉज क्लेम का अमाउंट मिल गया था। तो ठीक है, तो अब ये क्या है कि वो थैंकफुल थे मिस्टर मेहता के कि उन्होंने एक पॉलिसी खरीद रखी है जिससे कि अब बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिज के लिए या फिर उनकी स्पाउस के फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की नीड्स थी, वो सारी वो मीट कर सकती हैं इजीली। ठीक है, हमें डू वी नीड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यस और नो। ये दो क्वेश्चन तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जब कि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, नंबर वन, अगर मेरे पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो यस आई नीड अ लाइफ इंश्योरेंस। इफ आई एम सिंगल देन अगेन येस, बिकॉज मेरे पास कुछ लोन्स होंगे, तो मैं लोन्स कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली के ऊपर वो बर्डन बने, तो मैं उनको लोन्स को खुद ही पे करना चाहूंगा। और अगर मैं लेटर ऑन मैरिज कर लेता हूँ तब अगेन आई नीड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैं उसमें नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ और न्यू पॉलिसी भी खरीद सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं पॉलिसी। तो ये तीनों चारों ऑप्शंस होती हैं इसमें। तो वो आप लोन्स नहीं है तो अगर लोन्स नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। ठीक है, हु शुड बाय लाइफ इंश्योरेंस प्लान जब फैमिली आप शुरू करते हो? नंबर वन, जैसे कि न्यूली मैरिड कपल पीपल विद अ होम लोन, यंग एंड सिंगल एडल्ट्स, पेरेंट्स विद स्पेशल चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद माइनर चिल्ड्रन एंड बिजनेस ओनर्स, सभी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत होती है। ठीक है, और इट्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में पैसे के बगैर हैप्पीनेस को नहीं एस्टिमेट किया जा सकता। एंड जिनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है तो उनको उनकी फ्यूनरल्स पे भी कोई आना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि कौन खर्चा करेगा, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, नंबर वन ये। नंबर टू होता है कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो क्रिमेट कर देते हैं फिर भी फैमिली को। नंबर तीन होता है कि वो डिवास्टेड फैमिली मेंबर्स के साथ उनको कोई ग्रीफ नहीं होता, क्योंकि उनके जो ब्रेड विनर है उन्होंने कोई अपनी फैमिली के तरफ समझदारी से अपने समझदारी और जिम्मेदारी दोनों नहीं दिखाई। ठीक है, जो वेजेस चली जाती हैं उसके लिए भी फैमिली को डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों के लिए ऊपर। अगर कोई सपोर्ट कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर दे हैव टू गो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, एंड फैमिली मेंबर्स हैव टू गो बैक टू वर्क बिफोर दे आर रेडी।
ठीक है, अगर बच्चे छोटे हैं और वाइफ को जाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो दीवार मूवी वाला सीन यहाँ पर आ जाता है, छोटा बच्चा है जो शूज पॉलिश कर रहा है, एंड फैमिली मस्ट रीपे योर डेब्ट्स ऑल्सो। एक फाइनेंशियली दे आर अनस्टेबल, तो दूसरा उनको लोन्स भी रीपे करने पड़ेंगे। तो इस सब चीज़ों के से बचने के लिए हमें एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए। एंड कितनी इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए? नेक्स्ट आ जाता है, हाउ मच इंश्योरेंस डू आई नीड एक्चुअली। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, वो कहते हैं हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन कितनी है? वो कहते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए की है, कोई कहते हैं 2 लाख रुपए की, कोई कहते हैं 5 लाख रुपए की है मैक्सिमम। तो वो कहते हैं मेरे पास तो 5 लाख रुपए की है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन आई आस्क देम कि उनकी लाइफ इंश्योरेंस उनकी एनुअल इनकम कितनी है, तो दे यूज्ड टू टेल एंड 8 से 10 लाख के बीच में। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि अगर आप भगवान ना करे ना रहो, तो कल आने वाले 20 साल तक आपकी फैमिली इन 5 लाख रुपए में खर्चा निकाल लेगी? देन ही सेज कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली मेरे मरने की वो करे, वेट करे। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि आप की डेथ हो जाए, बट ये वी आर टॉकिंग अबाउट कि एनुअल इनकम जो है आपकी टिल द रिटायरमेंट वो आनी चाहिए। तो उतने ही इंश्योरेंस हमें हो जानी चाहिए। वो कहती कि दैट इज गोइंग टू कॉस्ट मी वेरी हेवली। देन आई गिवन हिम एन एग्जांपल ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस। यहाँ पर एनुअल इनकम जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स और टू द रिटायरमेंट जो है उससे हम मल्टीप्लाई करनी चाहिए। एक तो हमारा ये वे है कैलकुलेट करने का। नंबर टू है कि फैमिली के एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा है उसके एज के हिसाब से, कि उसकी एज कितनी है और उसके मैच्योरिटी तक या फिर उसके पैरों पे खड़े होने तक में कितना टाइम है, उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर तीसरा है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपके प्रेजेंट इनकम जो है उसको हम अगर देखेंगे, उसमें इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे हर साल। ऑब्वियसली जॉब कर रहे हैं तो 3 से 15% तक इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। तो वहां पर वो हम उससे मल्टीप्लाई करें, तो वो इनकम जो है अगर आप ना रहो तो वो बंद हो जाएगी। अगर आप होगे तो वो तो वेरी गुड, दैट इज अगर आप करोड़ों से भी ऊपर कमा लोगे, बट अगर आप नहीं होगे तो इस केस में इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए एनुअल इनकम का एज द एज ऑफ 40। ठीक है। अब ये एग्जांपल लिया है कि हाउ मच इंश्योरेंस कवर डू यू नीड एट द एज ऑफ 30। एज मंथली इनकम है बंदे की 1 लाख रुपया, यानी कि साल के 12 लाख रुपया कमा रहा है, और उसके मंथली एक्सपेंसेस जा रहे हैं 20 से 25 हज़ार के आसपास। लिक्विड एसेट्स उसके पास 5 लाख रुपया पड़ा है अकाउंट में, और कवर करंट जीरो है। मनी रिक्वायर्ड फॉर गोल अचीवमेंट जो उसने 20 लाख रुपया रखा हुआ है, और लाइबिलिटीज उसकी 10 लाख की है, यानी कि लोन उसने जो लिए हैं वो 10 लाख रुपए के। कवर की रिक्वायरमेंट है उसकी 1.4 करोड़, बिकॉज अप टू द एज ऑफ 60 वो कमाने वाला है। जो एस्टिमेट हम लगा के चलते हैं, रफ एस्टिमेट, कि 60 के बाद उसको रिटायरमेंट पे भी पैसे चाहिए होंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे पास हैं। टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, चाइल्ड प्लान, एनडी प्लान एंड यूनिट लिंक पॉलिसीज। यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है टर्म इंश्योरेंस, जो मैंने उनको एग्जांपल दी थी अपने नोन को, कि प्योर टर्म प्रोटेक्शन प्लान, जो आप फाइनेंशियल कवरेज दे रहे हो अपने नॉमिनी को इन केस ऑफ अ सडन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है। अगर आप सरवाइव कर गए तो उससे बढ़िया तो बहुत कुछ नहीं है, मगर अगर सरवाइव नहीं कर पाए तो इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ अ पेंडेमिक, जैसे बहुत से लोगों की अनसर्टेन डेथ हुई है ड्यू टू सेवरल रीजंस। किसी की ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, किसी की मेडिसिन ना अवेलेबल होने की वजह से, या किसी की बेड ना अवेलेबल होने की वजह से, तो वो भी इसमें टर्म इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। कवरेज इज अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कि कई लोग 10 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं अपना, जब तक लोन चल रहा है तब तक के लिए। कुछ लोग पॉलिसी लेते हैं टू द एज ऑफ 60। ठीक है। अगर 25 की एज पे लेते हैं तो मैक्सिमम टर्म इसमें 30 to 35 ईयर्स ही अवेलेबल है। तो इफ पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स द टर्म, ही और शुड नॉट गेट एनी बेनिफिट, कि अगर मैं जिंदा रहा और तो मुझे मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इसका प्रीमियम जो है एट द एज ऑफ 30 बहुत कम है, 10 रुपीज पर डे के हिसाब से, या 20 रुपीज पर डे के हिसाब से, जितने की आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो। इन केस ऑफ नॉन स्मोकर्स और भी कम है। नॉन स्मोकर है तो प्रीमियम कम होगा, और इन केस ऑफ स्मोकर्स उनके लिए प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा
ज़्यादा होगा, बिकॉज उनकी जो मेडिकल उनके ब्लड में निकोटीन वगैरह और बाकी मेडिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें पता चल जाता है कि इनको ये स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो राइडर्स भी अवेलेबल हैं इस प्लान के साथ। टर्म इंश्योरेंस में आप जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं अब तो। पहले तो सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है कि अगर सर्वाइव कर गए तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर सर्वाइव नहीं किया तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। लेकिन अब जैसे रिक्वायरमेंट हुई, अवेयरनेस आई लोगों के बीच में, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अपना हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान चाहिए, कि जितना मैंने प्रीमियम दिया वो तो वापस कर दो। तो उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान लॉन्च कर दिया, कि जिसमें थोड़ा प्रीमियम जो है टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा होगा, बिकॉज वी आर गिविंग रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न योर प्रीमियम ऑल्सो। आपका पैसा मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, और आपको अगर नहीं सर्वाइव किए तो रिस्क कवरेज जितने की आपके पास सब पॉलिसी है उतना अमाउंट घर पहुंच जाएगा। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपकी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रीमियम दिए वो आपको वापस मिल जाएगा। देन ग्रुप टर्म इंश्योरेंस आ जाती है, कि ग्रुप में एक कंपनी है, उसकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी इंश्योरेंस करवा रखी है। उसमें एवरेज एज ले लेती है कंपनी, मिनिमम 25 to 30 का ग्रुप लेते हैं, और मैक्सिमम तो ग्रुप का साइज आप थाउजेंड्स में भी जा सकते हो। उसमें एवरेज एज ले लेते हैं, एवरेज एज के बेसिस पे पॉलिसी इशू हो जाती है। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग टर्म प्लान, डिक्रीजिंग जहाँ होती है वो होता है कि हमारा जो लोन अमाउंट हमने लिया हुआ है उसके अगेंस्ट मैं डिक्रीजिंग टर्म प्लान ले लेती हूँ, कि अगर इतने का लोन है मेरा और मेरा लोन मैं पे करूंगी हर साल, उसके अगेंस्ट मेरी इतनी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे कि आज ये 5 लाख का है, नेक्स्ट ईयर ये 4 लाख का हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर 3 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 1 लाख का, इस तरह से डिक्रीजिंग में चल जाता रहेगा। तो मेरा प्रीमियम भी डिक्रीज होना चाहिए उस केस में। तो वो उसमें मेरा प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली इस तरह से रखा जाता है कि वो डिक्रीजिंग मोड में चला जाए। और लेकिन इसमें क्या है कि हमारे को अपना जो अपना लोन अमाउंट है वो अपना बैंक के साथ एसोसिएट करना पड़ता है इसको, कि मेरा लोन इतने का ही रह गया है, सो दैट कि मेरा प्रीमियम भी उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाए। देन आता है कन्वर्टिबल टर्म प्लान। टर्म प्लान जो है उसको हम लेटर ऑन एंडोमेंट प्लान में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल एंड जॉइंट लाइफ प्लान, सिंगल एक इंडिविजुअल की पॉलिसी, और जॉइंट में कि अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ भी कोई एक जॉइंट प्लान लिया जा सकता है टर्म इंश्योरेंस में। इसमें हम राइडर्स भी ले सकते हैं। राइडर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इसमें? क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, परमानेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर, हॉस्पिटल कैश राइडर एंड वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं राइडर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इसमें एक्सीडेंटल डेथ, अगर मेरी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो टर्म इंश्योरेंस वाला अमाउंट प्लस एक्सीडेंटल कवरेज जितना का था उतना अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस से में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो हमारे स्पाउस को इंश्योरेंस का राइडर मिलेगा, कि क्रिटिकल इलनेस हो गई है तो उसमें वो अपना वो भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। नंबर 2 वेवर ऑफ प्रीमियम, एंड नंबर 3 सर्जिकल असिस्टेंस बेनिफिट, कि अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए तो आप अपनी पॉलिसी में से ले सकते हो। देन गारंटेड इंश्योरेबिलिटी राइडर एंड टर्म राइडर। टर्म राइडर किसमें? अगर हम दूसरी एंडोमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप टर्म राइडर भी ले सकते हो साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एंडोमेंट पॉलिसीज। एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या है कि हमारे इंश्योरेंस के साथ साथ टैक्स सेविंग भी हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, राइट। इसमें क्या है कि हम एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ही प्लान ले रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी पे मुझे अपना प्रीमियम प्लस बोनस मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पैसा जितना आपने मेरे से डिमांड किया था प्रीमियम उतना मैं पे कर रही हूँ, लेकिन मैच्योरिटी पे मुझे वापस मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर इन बिटवीन कभी डेथ हो जाती है उस केस में भी सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनस जो है बेनिफिशियरी को मिलेगा। इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या मिलना था? सम एश्योर्ड ओनली। इन केस ऑफ एंडोमेंट प्लान में क्या मिलेगा? प्लस बोनस ऑन द अक्रूड ऑन द पॉलिसी। यहाँ एग्जांपल हम ले रहे हैं 35 ईयर्स की एज पे किसी ने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया था, उसका 21 ईयर्स का टर्म है, और मैच्योरिटी पे उसको बेसिकली प्रीमियम क्या है? 228777। उसको मैच्योरिटी पे कितना मिलना चाहिए था? एट द एज ऑफ 56 5 लाख प्लस वेस्टेड बोनस एंड अक्रूड बोनस एंड फाइनेंशियल एडिशन बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये 10 लाख 10,54,000 हो जाता है।
अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 40, उसने 35 की एज पे ली थी पॉलिसी, एट द एज ऑफ 40 अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस एंड फाइनेंशियल एडिशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज अभी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई थी। ठीक है, 6,20,000 रुपए। अगर उन्हें टर्म इंश्योरेंस के इसका टर्म राइडर ले रखा है साथ में, तो 5 लाख रुपए का वो टर्म राइडर भी मिल सकता है साथ में बेनिफिट। और जो अमाउंट हो जाएगी वो है 11,20,000। इन केस उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट लिया, राइडर लिया हुआ है, तो उस केस में उनको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। मेन पॉलिसी का जो एंडोमेंट इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए, टर्म इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए, प्लस 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ के, प्लस बोनस। इस केस में उनको कितना मिलेगा, 16,20,000। राइट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोमेंट प्लान पे आ जाते हैं हम। दैट इज फुल एंड विद पार्टनर विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान, लो कॉस्ट एंडोमेंट पॉलिसी, नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान एंड यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। इसमें हमारे इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 8 टाइप्स में। प्योर एंडोमेंट पॉलिसी, जो कि सिर्फ मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा। ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें हम पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें कि मैं अपने पार्टनर के साथ भी ले सकती हूँ, स्पाउस के साथ, या फिर अपने पार्टनर कंपनी में पार्टनर के साथ। डबल एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें कि मैं डबल बेनिफिट ले सकती हूँ। और फिक्स्ड एंड टर्म एंडोमेंट पॉलिसी, एजुकेशनल एन्युटी प्लान बच्चों के लिए होता है। मनी बैक पॉलिसी भी होती है, और मैरिज एंडोमेंट प्लान ये भी किड्स के लिए होती है। टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, इट कवर्स ओनली अनफोर्सीन कंटीजेंसीज। इट इज मस्ट फॉर एवरीवन, essential for the individuals who have dependents in their family. प्रीमियम अमाउंट इज टू वेरी लोअर। बेनिफिट जो है इसमें नो मैच्योरिटी सर्वाइवल है, नो मैच्योरिटी बेनिफिट है इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द इंश्योरेंस, एंड इंश्योरर नॉमिनी रिसीव्स बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस डेथ। इंश्योरेंस डेथ और डेथ बेनिफिट जनरली 20 टाइम्स होता है इसमें इंश्योरेंस अमाउंट का, जो प्रीमियम इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो 20 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम्स होती है। ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ द पॉलिसी होल्डर पे, एनुअल इनकम ऑफ द पॉलिसी होल्डर मिनिमम इतना इंश्योरेंस हम कर देते होती ही है इसमें। एंडोमेंट इंश्योरेंस, इट कवर्स बोथ अनफोर्सीन कंटीजेंसीज एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। अगर बंदा अगर हम इसमें करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नीड्स भी हमारी कवर हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ग्रोथ of money. It is a matter of choice and preference. Premium amount is higher. Maturity benefit is paid at the time of the maturity period. Both death and maturity benefit is available. Uh, सब्सटेंशियल कॉर्पस एट मेच्योरिटी इज इफ नॉट डेथ बेनिफिट। अगर मैं डेथ नहीं हुई तो उस केस में मेच्योरिटी पे भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, लाइफ हमें पता नहीं है कि कब डेथ होगी। ठीक है, अगर टर्म इंश्योरेंस में सर्वाइव कर जाती हूँ तो उसके बाद मेच्योरिटी मैं दोबारा अगर इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहूँ तो उस केस में मेरा प्रीमियम थोड़ा सा बहुत हाई रहेगा। एट द एज ऑफ 20 या एट द एज ऑफ 30 जो मेरा प्रीमियम था वो बहुत कम था, बिकॉज आई वॉज यंग। मेरी फिजिकल कंडीशंस भी ठीक थी, मेरी मेडिकल कंडीशंस भी ठीक थी, मैं फिट एंड फाइन थी, मेरी इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन एट द एज ऑफ 55 या 60 में अगर प्लान करना चाहूँ होल लाइफ पॉलिसी, बिकॉज तब जाके हमें ज़्यादा रियलाइज होता है कि मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, ये मेरे पोते पोतियों को क्या मिलेगा, ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्या मिलेगा, या फिर मेरे स्पाउस के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगी। तो उस केस में हम ज़्यादा कंसिडर हो जाते हैं कि हमारी अगर मैं 100 साल की एज तक सर्वाइव कर गया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी नॉमिनीज को कोई मेरा क्रियाक्रम कौन करेगा, ये फाइनल एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। तो क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी अपना लगा देते हैं कि मेरे तो पैसे वहां खर्च हो ही गए थे, I don't have money. What is the whole life insurance? It provides coverage for the entire life of the insurance to the insured, and will still have coverage if you become ill or injured. Some plans for children provide whole life insurance policies. आप 0 की एज पे या 30 आप छोटे बच्चों की भी whole life insurance policy खरीद सकते हो. Financial expense insurance is type of a whole life coverage. Death benefit is guaranteed. क्योंकि 100 की एज तक तो सभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी अगर 100 तक हम पहुंच जाते हैं तो मैच्योरिटी पे फिर से हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस, पेमेंट स्टे द सेम। ठीक है, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा। एंड कैश वैल्यूज इंक्रीजेस आर गारंटेड, बिकॉज इसमें जो बोनस है वो हायर लेवल पे होते हैं ऑफ द सम एश्योर्ड।
डेथ बेनिफिट अमाउंट इज गारंटेड कि नहीं मिलने हैं पैसे, बिकॉज हमें नहीं पता 70s में होगी, 80s में होगी या 90s में होगी डेथ। यू कैन नॉट टेक आउट मनी फ्रॉम द कैश वैल्यू। इफ यू वांट यू कैन टेक आउट, आप लोन भी ले सकते हो, इसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। कवर इन टाइप्स ऑफ इन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज: नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, लेवल प्रीमियम, लिमिटेड पेमेंट एंड सिंगल प्रीमियम। नॉन पार्टिसिपेटिंग में जिसमें कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए, आप सिर्फ बेसिक प्रीमियम दे रहे हो, टर्म इंश्योरेंस की तरह ये प्लान चलेगा, और मैच्योरिटी पे यानी कि एट द एज ऑफ 100 आपको पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप 100 की एज तक पहुंच जाते हो, अदरवाइज आपकी इंश्योरेंस तो रहेगी। पार्टिसिपेटिंग जो है उसमें एंडोमेंट प्लस टर्म इंश्योरेंस जैसे अपने फीचर्स रहेंगे, आपको बोनस भी आपका एक्रू होता रहेगा। लेवल प्रीमियम, आपका प्रीमियम एक जैसा रहेगा, आपका प्रीमियम चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन भी है यहाँ पे कि अगर आप चाहो तो अप टू द एज ऑफ 60 या अप टू द एज ऑफ 50 भी प्रीमियम देना चाहते हो तो दे सकते हो कि लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा प्रीमियम हाई हो जाएगा। एंड सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी है कि एक ही बार मैंने प्रीमियम दिया और थ्रू आउट लाइफ मैंने कोई प्रीमियम नहीं दिया, और मेरा इंश्योरेंस कवरेज चलता रहा, ठीक है। इसमें मिनिमम एज हो, एंट्री एज होती है 30 ईयर्स, और अप टू द एज ऑफ 100 हम कवर्ड है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 50,000 रुपए का है। राइडर सारे अवेलेबल है इसमें। पार्शियल एंड फुल विड्रॉल इन केस ऑफ इमरजेंसी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर 3 years ऑफ द पॉलिसी। इट क्रिएट्स अ कॉर्पस फॉर द फैमिली, एंड बोनस बेनिफिट्स आर आल्सो अवेलेबल। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो में प्रीमियम थोड़ा सा हायर होंगे टर्म इंश्योरेंस से। स्टेडी प्रीमियम्स होंगे फॉर द एंटायर पॉलिसी टेन्योर। पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल, बेनिफिट्स अवेलेबल है। कैश बेनिफिट्स थ्रू मैच्योरिटी और मैच्योरिटी बेनिफिट्स ये भी अवेलेबल है। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम लोएस्ट होंगे, और टर्म इसमें स्पेसिफिक होगी। पॉलिसी कैन बी रिन्यूड आफ्टर मैच्योरिटी एट हायर रेट, यानी कि आपकी पॉलिसी अगर खत्म हो जाती है आप न्यू पॉलिसी खरीद सकते हो एट हायर रेट। नो पार्शियल विड्रॉल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बिकॉज इसमें कोई भी पार्टिसिपेटिंग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते इसमें कुछ भी। एंड नो कैश बेनिफिट्स अवेलेबल। आप सोचो कि मैंने प्रीमियम दे दिया, वापस मैं कर लेता हूँ, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल। देन होल लाइफ में पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज में, विद प्रॉफिट में क्या होगा कि आप कवर्स दोनों में सेम रहेगा। उसमें बोनसेस हैं लेकिन वो गारंटेड नहीं है, लेकिन डिविडेंड्स एंड बोनसेस आर देयर। एंड इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग आपको पे आउट जो है सम एश्योर्ड प्लस नॉन गारंटेड बेनिफिट्स बोनसेस इसमें मिलते हैं, और कैश सरेंडर वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द पॉलिसी प्लस एनी नॉन गारंटेड बोनसेस अगर जो एक्रूड होते हैं वो भी साथ में मिलते हैं। इन केस ऑफ अ नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी आपके ग्रेडेड एंड डिविडेंड बोनसेस एंड डिविडेंड्स कुछ भी नहीं है, आपको फिक्स्ड ग्रेडेड अमाउंट ओनली मिलेगी है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और कैश सरेंडर वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो उसमें भी आपकी जो पॉलिसी है वो उसकी सरेंडर वैल्यू निकाली जाएगी, यानी कि बेसिक इंश्योरेंस प्लान का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एन्युटी। एन्युटी क्या होती है कि जब मैं रिटायरमेंट प्लान करती हूँ तो उस केस में मैं अमाउंट के ऊपर, बेसिक अमाउंट के ऊपर एन्युटी प्लान करती हूँ कि मुझे ये अमाउंट जो है इतना अमाउंट मिलना शुरू हो जाए फॉर द नेक्स्ट 10 years, 20 years, या फिर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये क्या है, थोड़े थोड़े अमाउंट जो है मुझे एवरी ईयर मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास ऑप्शन होती है कि मुझे मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए या फिर एनुअली चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ये क्या है, प्रीमियम अमाउंट्स जो प्रीमियम्स जो है जो एनुटीज जो है मुझे आ रही है, राइट। इट इज एनुटी अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इट इज अर्न फॉर सिंपल सीरीज ऑफ पेमेंट्स इनटू अ रॉबस्ट मार्केट ऑफ ग्रोथ एंड इनकम व्हीकल्स। इसमें ये एनुटी कौन कौन ले सकते, कौन कौन पार्टीज होती हैं इसमें? एक होता है ओनर, दूसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा होता है एनुटेंट, और चौथा होता है बेनिफिशियरी। कि अगर जिसने पॉलिसी खरीदी है वही एन्यूटेंट होता है मोस्टली, और उसके जाने के बाद उसके नॉमिनीज या फिर उसके बेनिफिशरीज जो है उसके फैमिली मेंबर्स भी बन सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान्स कौन कौन से होते हैं? एक तो है इमीडिएट एन्युटी, रेगुलर, सेकंड होती है डेफर्ड एन्युटी, थोड़े से पीरियड के बाद आप स्टार्ट करना चाहो। फिक्स टर्म एन्युटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, लाइफ एन्युटी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ,
मेरी ऑफ दिस एनुटेंट। उसके बाद सिंगल लाइफ एन्युटी मतलब कि फॉर अ पर्सन, वन पर्सन ओनली, एंड जॉइंट लाइफ फॉर द लास्ट सर्वाइवर। फिक्स्ड पे एन्युटी यहाँ पर रिमेन सेम थ्रू आउट द एन्युटी पीरियड। इंक्रीजिंग पे एन्युटी यहाँ पर आप 3 to 5% इंक्रीज भी करवा सकते हो अपनी एन्युटी को एवरी ईयर। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन जबकि टू द एनुटेंट और द नॉमिनी ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, जबकि खत्म हो जाए टर्म उसके बाद। एंड नो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड नो मनी इज गिवन बैक वंस द एन्युटी पीरियड इज कवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यूलिप प्लान्स। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। इन ये क्या होता है कि इसमें लाइफ कवर भी है, सेविंग्स भी है और टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, और म्यूचुअल फंड्स के जैसे बेनिफिट्स भी हैं इसमें। इंश्योरेंस कवर प्लस इन्वेस्टमेंट। हाउ इट वर्क्स? इट वर्क्स लाइक जिसमें कुछ लाइफ इंश्योरेंस भी होगी हमारी, इसमें कुछ चार्जेस भी होंगे, यूनिट एलोकेशंस भी होंगी। यूनिट एलोकेशन होंगी नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे। इंश्योरेंस प्लान विद बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट जो है अमाउंट इन्वेस्ट होगी। इसमें कुछ प्रीमियम एलोकेशन के चार्जेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे, मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे और फंड मैनेजमेंट चार्जेस होंगे। ठीक है, और 3 टाइम इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसमें हम 3 तरह के ऑप्शंस लेंगे फंड्स की, वो है इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और बैलेंस फंड। इक्विटी फंड में क्या होगा कि 65% ऑफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड इनटू द इन्वेस्टेड इनटू द इक्विटी एंड हायर रिटर्न्स एंड हायर रिस्क। डेट फंड क्या होंगे? हमारी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन डेट फंड दैट इज लो एंड फिक्स्ड रिटर्न्स, ये ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाते हैं। बैलेंस फंड जो है इक्वल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट एंड मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न्स। मैक्सिमम लोग बैलेंस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस वेरी करते हैं कंपनी टू कंपनी। इट इज 4 to 5% फॉर द फर्स्ट 5 years, लेटर ऑन रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ कंपनीज इसको रिड्यूस नहीं भी करती। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में प्रीमियम एलोकेशन के कोई चार्जेस नहीं है। और फंड मैनेजमेंट चार्जेस इट वेरीज फ्रॉम 1% to 2.5% पर एनम। ये इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स 2 से 2.75% पर एनम है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 1200 से 2000 पर एनम है। और इसके क्योंकि पॉलिसी नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ पर सिर्फ पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर नहीं है। देन फंड मैनेजमेंट चार्जेस की जो है कि वो 1.3% ऑफ द फंड वैल्यू होगा, चार्ज डेली होगा। और मोर्टेलिटी चार्जेस ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। कुछ कंपनीज जो है एट टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ द पॉलिसी जो आपकी एज थी वो लेती हैं, और कुछ कंपनीज क्या होती हैं आपकी इंक्रीजिंग एज के साथ आपका मोर्टेलिटी चार्जेस भी इंक्रीज कर रही होती है। तो ये एक हिडन फैक्टर है, इसको आप चेक कर सकते हो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो है वो पार्शियल विड्रॉल्स अवेलेबल हैं, वेल्थ बूस्टर्स हैं, प्रीमियम इज रिटर्न आफ्टर 5 years, लॉयल्टी एडिशंस अवेलेबल हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप कभी भी फंड स्विच कर सकते हो बैलेंस से इक्विटी में और इक्विटी से बैलेंस में। यूलिप प्लान्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस रहेंगे? यूलिप प्लान जो है इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर हॉरिजन, मनी इन्वेस्टेड एज पर द IRDA गाइडलाइंस, regulatory requirements to maintain solvency margin, multiple fund options under one single plan, no redemption pressure, premium lock for the 3 years, made gains by switching funds without any short term capital gains, क्योंकि आप अपना फंड आप कभी भी स्विच कर सकते हो, साल में 5 times आपको फ्री है, बाकी आपको कम चार्जेस लगते हैं। एंड प्रोवाइड्स लाइफ कवर इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इन केस ऑफ डेथ आपको लाइफ इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी में वेरी करता है कि आपकी सिर्फ सम एश्योर्ड मिलेगा कि सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनस विच एवर इज हायर मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में क्या है? इट इज इन्वेस्टमेंट इज फंड स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू हाई रिडेम्पशन प्रेशर, डिपेंड ऑन डेली फ्लक्चुएशंस ऑफ द मार्केट, ओवरऑल पोर्टफोलियो वेरी ओवन ड्यूरिंग अ बेयर मार्केट, 100% इक्विटी फंड कैन नॉट मिटिगेट रिस्क, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल, और इसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। ठीक है,
ट्रेडिशनल प्लान्स में और यूनिट लिंक प्लान्स में क्या फ़र्क है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी पोर्टफोलियो है वो कंपनी अपने बेसिस पे पैसे जो है इन्वेस्ट करती है। इन केस ऑफ यूनिट लिंक प्लान्स इट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी में डाल देती है, नहीं तो फिर वो बैलेंस फंड में मोस्टली रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, वन कैनॉट ट्रैक पोर्टफोलियो एज इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ नॉन लिंक ट्रेडिशनल प्लान्स। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल and investors are not allowed to switch between the funds and fixed maturity proceeds. In case of unit-linked insurance policies, you can track your portfolio. आपको जो पोर्टफोलियो की है ये कॉपी ईमेल पे भेजी जाती है या फिर आपके कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाती है. Withdrawals can be made after, from the funds after 5 years. Investors have flexibility to switch between the funds and returns on maturity are usually higher as per the prevailing unit prices. बिकॉज एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी अगर ये 10 रुपीज़ था तो आज की डेट में अगर 100 रुपीज़ है तो आपको 100 रुपीज़ इंटू यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेटेड टू यू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा. देन आती है ग्रुप इंश्योरेंस. ग्रुप इंश्योरेंस से बेटर बेनिफिट्स इन लो कॉस्ट, motivates employees, it tax benefits to the company, helps in employee retention. These are the four benefits of group insurance. आपकी अगर कंपनी अगर ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो उस केस में आपके जो प्रीमियम्स है वो एवरेज लिए जाते हैं, एवरेज ऑफ टोटल ऑफ द ऑल द एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. वहाँ पर आपकी उसके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट होंगे और आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर द ऑल द एम्प्लॉयज. और यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरह से हैं. यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में द ग्रुप पॉलिसी प्रीमियम्स आर रिन्यूड ऑन द एनुअल basis and can be increased by the insurance company for the group. The group contract can be cancelled by the issuing life insurance company. The coverage will terminate if you leave the job or if you leave the group. ठीक है, तो ये है हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस. इंडिविजुअल के केस में इससे उल्टा होता है कि ये हमारा अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यहाँ प्रीमियम्स जो है वो कैनॉट डिसाइड टू चेंज. वहाँ पर हर साल प्रीमियम चेंज नहीं होगा. प्रीमियम पॉलिसी भी कोई और कंपनी डिसाइड नहीं करेगी. हमारी पॉलिसी हम ही इसको डिसाइड करें कि हमने प्रीमियम देना है तो हम अपना पॉलिसी कंटिन्यू करनी है तो हम अपना प्रीमियम टाइम पे देंगे एंड इट इज़ फुली पोर्टेबल एंड इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ. नाउ फीमेल्स जो है उनकी भी इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनको भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग और उनके साथ भी कोई ना कोई इनकम जुड़ी हुई है. अगर मैं हाउस वाइफ की भी बात करूँ तो हाउस वाइफ जो है सारे घर के खर्चे भी मैनेज करती है, फंड मैनेजमेंट भी करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है. अगर मेड नहीं आती तो उसकी जगह काम भी करती है. अगर घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखती है. तो अगर फैमिली घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं उनका भी ध्यान रखती है. तो उस केस में एज अ केयर टेकर, एज अ ट्यूटर, एज अ कुक, एज अ होम हाउस मैनेजर, सबका काम वो कर रही है. तो उस केस में उसकी भी इंश्योरेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि इंडिविजुअल मैन की इंश्योरेंस कंपल्सरी है और उतनी ही इंश्योरेंस उसकी भी हो सकती है अप टू दैट अमाउंट सम एश्योर्ड. तो यहाँ पर क्या है कि एक तो अगर वर्किंग है तो एडिशनल बेनिफिट से मिल जा एडिशनल इंश्योरेंस भी हो सकती है, उसकी एनुअल इनकम के बेसिस पे भी हो सकती है और उसको क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट्स और कॉस्ट इफेक्टिव और रिटायरमेंट के प्लान करने हैं तो वो सेविंग्स उसके लिए भी कर सकती है. क्योंकि आजकल मोस्टली फैमिलीज में देखा गया है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एंड मॉडर्न सोसाइटी है और दे आर इंडिपेंडेंस. अगर हमें पहले से आदत है कि इंडिपेंडेंट रहने की तो हमें आफ्टर रिटायरमेंट भी आदत वैसी ही रहती है बिकॉज आफ्टर 35 हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या है कि इफ शी इज़ वर्किंग एंड शी हैज़ द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग ऑल द फंड्स इंडिपेंडेंटली तो वहाँ पर वो प्रेफर करेगी कि वो रिटायरमेंट भी अपने ही तरीके से इंजॉय करे. ठीक है, तो उनकी जो रिस्क की कवरेज है वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. उनको सेविंग्स ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. प्रीमियम अमाउंट उनका लेस होता है एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज इन केस ऑफ अ फीमेल वो ज़्यादा अपना ध्यान रखती हैं, दे आर एक्टिव और अपना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट उनमें बहुत कम देखी गई है. और टैक्स बेनिफिट्स उनको भी उनको वहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट्स में भी बेनिफिट मिल जाता है. ठीक है, टैक्सेस में भी. ठीक है, और वही अब बच्चे जब होते हैं हमारी फैमिली में तो हम उनके लिए भी हम प्रेफर करते हैं कि वो भी अपना पढ़ाई करें और सिंगिंग करें या फिर अपना इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साइंटिस्ट बने या फिर बहुत सारे और चीज़ें करें. तो वहाँ पर हम
एग्जांपल ले रहे हैं कि बच्चे अगर पैदा होते हैं, वी आस्क देम कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर आवर किड्स। तो चिल्ड्रन बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वहाँ पर हम बच्चों को एक पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं कि अगर मैं नहा रहा हूँ तो तुम्हारी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे 10th तक जो है वो किसी भी तरह से मैनेज हो जाता है, लेकिन 10th के बाद जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, देन जो एजुकेशन के ऊपर खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो ट्यूशन की फीसेस हो गई या फिर उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो अपना मन मानना पड़ता है, अगर पेरेंट्स वहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाए तो। ठीक है, या फिर किसी तरह से किसी ब्रेड विनर की अगर डेथ हो जाती है इन दैट केस ऑल्सो। और बच्चों की जो मैरिज के लिए जो खर्चा करना होता है, वहाँ पर जो वाइफ है या फिर फैमिली है उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हम शुरू से ही एक बच्चों के लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं एक अमाउंट के लिए। यहाँ पर क्या है एग्जांपल, यहाँ पर एट द एज ऑफ 5 इयर्स उसकी खरीदी होगी पॉलिसी, तो 18 इयर्स पे यानी कि 13th ईयर ऑफ द पॉलिसी में 20,000 रुपीज यानी कि 20% ऑफ सम एश्योर्ड आया। 15th ईयर यानी कि एट द एज ऑफ 20 में भी उसके 20% आया। फिर अगेन 17 ईयर यानी कि 23 की एज पे भी एक बार 20,000 रुपीज आया, एंड देन 26 की एज पे भी एक बार 40,000 रुपीज आए हैं, प्लस बोनसेस दैट इज अप टू अमाउंट 1 लाख रुपीज तक उसको बोनसेस अमाउंट मिल गए। यहाँ पर एग्जांपल है, अगर 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं पर ईयर बच्चे की पॉलिसी में, तो वो जो अगर बीच में डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपए का कवर तो है ही है। एंड मेच्योरिटी पे भी बच्चे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि एट द एज ऑफ 15th ईयर तक उसको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, फोटो आईडी प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड चेक इन द फेवर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी कंडीशंस वहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारी मेंशन होती हैं हमारी। एंड रिवाइव, अगर पॉलिसी कभी लैप्स हो जाती है तो वो हम ऑर्डिनरी रिवाइवल स्कीम में या फिर स्पेशल रिवाइवल स्कीम में भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। बोनस इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बोनस हमारी पॉलिसीज में 4 तरह के होते हैं: सिंपल रिविजनरी बोनस, कंपाउंड रिविजनरी रिविजनरी बोनस, टर्मिनल बोनस या फिर कैश बोनस। सिंपल रिविजनरी बोनस जो होता है वो हमारी मैं इसमें दिखा रही हूँ एग्जांपल। फर्स्ट लाइन में आप देखिए कि वहाँ पर ब्लू लाइंस है, दैट इज द प्रीमियम इज पेड एवरी ईयर ऑन टाइम एंड द पॉलिसी के टेन्योर तक। ठीक है, गारंटेड एडिशंस जो कंपनी ने प्रॉमिस किए थे फर्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए, फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए, वो आपको यहाँ पर रेड डॉट्स और उसके ऊपर सर्कल से दिखाई गए हैं। देन बोनस डिक्लेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी एवरी ईयर, दैट इज अ सिंपल रिवर्जनरी बोनस, वो आपको ग्रीन लाइंस ग्रीन सर्कल्स उसके डॉट से दिखाए गए हैं। एंड लॉयल्टी एडिशंस, दैट इज अ ब्लू डॉट विद अ सर्कल, जहां पर आपको दिखाया लॉयल्टी एडिशन कि आपने सारे प्रीमियम्स टाइम पे किए हो और पॉलिसी को आपने एंड तक लेके गए हो तो आपको लॉयल्टी एडिशंस दिए जा रहे हैं। ऑल पे आउट्स आर फाइनली रिसीव्ड एट द पॉलिसी मैच्योरिटी अलोंग विद द सम एश्योर्ड। लास्ट में आप देखिए एक बहुत बड़ा डॉट है, वहां पर आपको दिखाई दे गया है कि सारे पॉलिसी प्रीमियम्स आपने टाइम पे किए थे और आपको सारे बोनसेस जो हैं ऐड करके गारंटेड एडिशंस हो गए, बोनस हो गए, लॉयल्टी एडिशंस या टर्मिनल बोनस हो गए या फाइनल मैच्योरिटी बोनस हो गया, वो सब आपको मिलाकर विद सम एश्योर्ड दे दिया गया। ठीक है, ये है हमारा कंपाउंडेड रिवर्सरी बोनस। यहाँ पर क्या फर्स्ट 5 इयर्स के लिए उनको प्रीमियम पे किया है और आपको कंपाउंडेड हर साल जो है आपके कॉर्पस के ऊपर कंपाउंड हो रहा है अमाउंट। एंड अक्रूड टर्मिनल बोनस आपका 8% पे 66,966 है और अक्रूड बोनस आपका 1 लाख रुपीज़ है और 1,33,932 है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी एट द रेट ऑफ 8% इतना है और टोटल बेनिफिट्स आपके आ गए 5,27,000। और इन केस ऑफ 8% अगर हम बोनसेस लें कंपाउंडेड एंड कंपाउंडेड में इट इज अज्यूम्ड ओनली देन एंड 4% पे आ जाते हैं 4 lakhs के आसपास।
एंड लास्ट में आता है हमारे पास क्लेम। क्लेम हमारे दो तरह के होते हैं, बेसिक कवरेज और जिसमें आ जाती है डेथ, और डेथ में नेचुरल और एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ, मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी क्लेम या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट एंड सर्वाइवल बेनिफिट और इलनेस पे। देखिए हमारे राइडर्स जो हैं वो हमारे साथ में रहेंगे। वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गई है तो मैं आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाऊंगा किसी वजह से, क्योंकि मैं अब जॉब नहीं कर सकता या फिर काम नहीं कर सकता। क्रिटिकल इलनेस के केस में भी राइडर है, क्रिटिकल इलनेस आ गई है तो भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हो, और एक्सीडेंट हो गया है तो भी आप डेथ और डिसेबिलिटी का राइडर ले सकते हो। तो हाँ भाई, आप ये इस तरह के कवरेज क्लेम्स आप फाइनल कर सकते हो। ठीक है। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप इंटीमेशन दोगे क्लेम के बारे में, सेकंड आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे सारे सबमिट करोगे, और फिर कंपनी जो है क्लेम को सेटल करेगी। डेथ, नेचुरल डेथ के केस में क्या है? डेथ सर्टिफिकेट प्लस क्लेम फॉर्म प्लस ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, क्लेमेंट आईडी, एड्रेस प्रूफ या कैंसिल चेक आप साथ में दोगे। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेम है, लेकिन इसमें एडिशनल आ जाते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर पुलिस की एफआईआर एंड पंचनामा रिपोर्ट की डेथ किस वजह से हुई है, सिर पर चोट लगने से हुई है कि अल्कोहल ड्रिंक की हुई थी उसकी वजह से हुई है, वहां पर पंचनामा रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन हो जाता है। ठीक है। वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, देन इन्वेस्टिगेशन होती है अगर रिक्वायर्ड हो बाय द इंश्योरेंस कंपनी, एंड देन 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्लेम अमाउंट मिल जाती है, आपके बैंक में ही आ जाती है, बिकॉज आपका कैंसिल चेक तो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आपके बैंक में ही अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। मैच्योरिटी क्लेम क्या होता है कि एंडोमेंट पॉलिसीज में सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, वहाँ डिस्चार्ज फॉर्म या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा, क्रिटिकल इलनेस वगैरह का या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का, देन अलॉन्ग विद पोस्ट डेटेड चेक आपसे लेते हैं, और बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो होता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट, मनी मनी ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड, यानी कि मनी बैक पॉलिसीज में क्या होता है कि हमारे को तीसरे हमारे चौथे या आठवें या 10वें साल 12वें साल में पैसा आता है, इनके डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द पॉलिसी। जो आपसे प्रीमियम पेइंग टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉलिसी में 12 साल की है और पॉलिसी टर्म जो है 15 साल की है, तो आपको 4th ईयर में, 8th ईयर में, 12th ईयर में कुछ अमाउंट वापस आएगी सम एश्योर्ड का, एंड मेच्योरिटी पे आपको सारे के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या है, पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स में 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो 25% आपको हर साल आ रहा है, और मेच्योरिटी पे सारे पैसे मिल जाएंगे, बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा विद बोनस। ठीक है। तो आपका अगर प्रीमियम जो है आपके टाइम पे जाने चाहिए, जो मेन इसमें फीचर होता है वो है कि सारे प्रीमियम्स आपके टाइम पे जा रहे हैं। 25 ईयर्स की पॉलिसी है तो 18 ईयर्स का टर्म है, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको हर साल मिल रहा है, एंड मैच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल रहा है। पॉलिसी ऑनर ऑफ और एग्जीक्यूटर नोटिफिकेशन भेजेगा क्लेम के बारे में, रिक्वेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन होगा, पॉलिसी ऑनर और एग्जीक्यूटर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेगा, क्लेम असेस होगा और क्लेम असेस डिस्चार्ज फॉर्म होगा। उसके बाद इशू पॉलिसी ऑनर को बताया जाएगा कि आपको साइन डिस्चार्ज फॉर्म इज रिटर्न एंड क्लेम इज पेड। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होते हैं, तो वहाँ पर से आप क्लेम फॉर्म लेके तब भी आप उसको भर के दे सकते हो। नेक्स्ट आता है सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप अगर चाहो तो अपनी पॉलिसी को पहले भी सरेंडर कर सकते हो कि मैं आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे कुछ अर्जेंट नीड है अपने पैसों की, तो जो पॉलिसी में मेरे पैसे बनते हैं, क्योंकि मैं आई वांट डिसकंटिन्यू माई पॉलिसी, तो उस केस में आप टर्मिनेशन करवा के अपनी पॉलिसी को भी बंद करवा सकते हो। पेड अप वैल्यू होती है इसमें सम एश्योर्ड इनटू टोटल प्रीमियम्स पेड अपॉन टोटल प्रीमियम पेबल। जो आपने प्रीमियम पे करने थे टोटल, उतना पूरा प्लस ऊपर आ गए हमारे सम एश्योर्ड इनटू टोटल प्रीमियम पेड। इसमें नेक्स्ट आता है सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू प्लस एक्रूड बोनस। पेड अप वैल्यू ऊपर से ले लिया हमने, इनटू सरेंडर वैल्यू का फैक्टर कौन सा लगेगा, डिवाइडेड बाय 100। एंड लोन अगर किसी ने लेना है अपनी पॉलिसी पे, तो सरेंडर वैल्यू इनटू 90 अपॉन 100। तो सरेंडर वैल्यू जो बनती है इसमें उसका 90% जो है हमें वो लोन वैल्यू मिल जाती है। कैश सरेंडर वैल्यू इज एनहांस एक्यूमुलेटिव वैल्यू माइनस सरेंडर चार्जेस। देन features of taking loan against a life insurance policy, loan is valid for only for LIC and life insurance endowment policy holders. Loan amount given in advance
as an advance on surrender value of the plan. Insurance policy is held as a collateral by the LIC. Policy insurance policy LIC के पास रहेगी. Loan amount goes up to 90% of the policy value. Credit score is not checked on to sanction the loan. आपका जो credit score होता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है. एंड अगर आप you can like my this channel and subscribe my channel also. और अपना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी. और if you need any kind of a guidance mention in the comment box. Thank you very much.